ओके, सो हम अपने CSS 2009 के साइकोलॉजी वाले MCQs को, जो कि लास्ट वीडियो में इंटरप्ट हो गए, जो हम कंप्लीट नहीं कर पाए, उन्हें कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। अगला सवाल है, स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म आर सिमिलर इन दैट बोथ, दोनों में क्या सिमिलरिटी है? इन दोनों में ही साइकोलॉजी को हम साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस के तौर पे देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म में अगर आप देखते हैं तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस को स्टडी किया जाता है, लेकिन फंक्शनलिज्म में फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस को स्टडी किया जाता है। बट इन बोथ केसेस द कॉमन पॉइंट वुड बी कि कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस दोनों में ही फोकस किए जा रहे हैं, बिहेवियर को फोकस नहीं किया जा रहा है, इसीलिए द ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट आर्ग्यूज दैट nearly all behavior is a result of conditioning and environment is, कौन सा स्कूल है साइकोलॉजी का जिसमें ये कहा जाता है कि जितना भी बिहेवियर है वो कंडीशनिंग और इन्वायरमेंट की वजह से होता है? ये बिहेवियरिज्म के स्कूल ऑफ थॉट में ये बात की जाती है। बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट में के जो बानी हैं वो हैं जॉन बी वॉटसन। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है बस उसी को स्टडी किया जाना चाहिए, और जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उन्हें इन्होंने कहा कि वो होते तो हैं लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते कि उन्हें स्टडी किया जाए। इन्होंने कहा, ये जो बाकी अगर आप ऑप्शन देख लेते हैं तो इसमें टिश्नर ने स्ट्रक्चरलिज्म की बुनियाद तो नहीं रखी, लेकिन लाइक वॉटसन ने बुनियाद रखी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं टिश्नर की, और फ्राइड ने साइकोएनालिसिस की बुनियाद रखी। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है डी, इन्वायरमेंट और कंडीशनिंग दोनों मिलके बिहेवियरिज्म को शेप करती हैं। अगला सवाल है, केमिकल फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व सेल्स आर, वो वाले केमिकल्स जो कि हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं, और जो नर्व सेल्स हैं, दो नर्व सेल्स, उनके दरमियान कम्युनिकेशन में मदद देते हैं, उन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर का नाम देते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम में वो मैसेंजर्स होते हैं जो कि एक सेल से पैगाम को, मैसेज को दूसरे सेल तक ट्रांसमिट करते हैं, लेके जाते हैं। ठीक है, ये दो न्यूरॉन्स के दरमियान खाली जगह होती है जिसे साइनेप्स का नाम दिया जाता है। एक न्यूरॉन कोई केमिकल रिलीज़ करेगा टर्मिनल बटन्स के थ्रू, वो कोई भी केमिकल हो सकता है, वो डोपामीन हो सकता है, सीरोटोनिन हो सकता है, एसिटाइलकोलिन हो सकता है। ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि साइनेप्स में रिलीज़ होते हैं, और वहाँ से ये अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पे ये जाके लगते हैं, और वहाँ से मैसेज जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है। बाकी जो ऑप्शंस हैं, प्लाज्मास ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, सिनेप्टिक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स हैं, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स में आते हैं, और एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स ये हार्मोन्स एड्रीनल ग्लैंड रिलीज़ करता है। यू माइट नो अबाउट एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, वो ये एड्रीनोकॉर्टिकॉइड ही रिलीज़ कर रहे होते हैं। ये इन्हीं को कहा जाता है, ये जो एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स हैं यही बेसिकली एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन में आगे जाके इनकी सब डिवीजन देखी जाती है। एनीवेज, अगला सवाल है हमारे पास, वो साइकोलॉजिस्ट जो कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को डायग्नोसिस के लिए और इमोशनल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, या डिफरेंट मेंटल इलनेसेस को फैमिली या मैरिटल काउंसलिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें रिज़ॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन साइकोलॉजिस्ट को हम क्या नाम देते हैं? उन्हें हम क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। द ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट वन हियर। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो मेंटल डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करता है, और जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है वो प्रॉब्लम्स के जो समटाइम ऐसा होता है ना कि हमें स्ट्रेस होती है लाइफ में, फैमिली इश्यूज चल रहे होते हैं या एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट उसके साथ डील करता है।
बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं वो अगर हम देखें, बायोलॉजिकल में ब्रेन और फिजियोलॉजी को देखा जाता है, सोशल या पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में ग्रुप बिहेवियर को ओवरऑल देखा जाता है, या फिर ओवरऑल पर्सनैलिटी ट्रेट्स वगैरह को हम देखते हैं, और स्कूल में एजुकेशनल सेटिंग को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोजेक्ट इज़ जनरेटिंग अ, पहला स्टेप क्या है रिसर्च प्रोजेक्ट में? हम सबसे पहले हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस बेसिकली, अगर मैं आपके साथ ये रिसर्च प्रोसेस शेयर करूं, इसके ना 5 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हम ऑब्ज़र्व करते हैं, दूसरे में हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बेसिकली टेंटेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, हम प्रिडिक्शन करते हैं। एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि टेस्टेबल होती है और उसमें हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ये हाइपोथेसिस होता है। फिर हम उस स्टेटमेंट को लेके जाते हैं आगे और उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर हम एनालिसिस करते हैं कि आया जो हमने बात की थी हाइपोथेसिस में वो सच साबित हुई भी या नहीं, और एंड पे हम कंक्लूड कर लेते हैं बेटे। तो ये हमारे 5 स्टेप्स होते हैं जो रिसर्च प्रोसेस में चल रहे होते हैं। अगला सवाल है, द डिसिप्लिन दैट डील्स विद सैम्पलिंग डेटा फ्रॉम अ पॉपुलेशन एंड ड्राइंग इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम द सैम्पल इज़, वो डिसिप्लिन जिसमें हम जिसमें हम सैम्पलिंग डेटा के बारे में देखते हैं, और हम देखते हैं कि लाइक जो एक बड़ी पॉपुलेशन है उसमें से हम एक सैम्पल निकालते हैं, उससे हम डाटा लेते हैं और उसकी बेस पे हम कुछ ऐसे कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं जो कि पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई किए जा सकते हैं। ऐसे डिसिप्लिन को, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम स्टैटिस्टिक्स का नाम देते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, हम इसमें डाटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं डाटा को, और इसके थ्रू हम डिफरेंट जनरलाइजेशंस बनाते हैं जो कि लेटर ऑन हमारी, वो ऑब्वियसली सैम्पल की बेस पे वो हमारी जनरलाइजेशंस हम बना रहे होते हैं, तो वो जनरलाइजेशन फिर हमारी पॉपुलेशन पे भी अप्लाई की जा सकती है। हाइपोथेसिस जो है वो अच्छा बाकी अगर हम देख लेते हैं, चलें। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पार्ट होता है एक स्टैटिस्टिक्स का, ये पूरी ब्रांच नहीं है ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और मल्टीवेरिएट एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिज़ाइन में आते हैं। ठीक है, ये भी इसमें नहीं, इसका जो ऑप्शन है वो है बी, स्टैटिस्टिक्स। अगला सवाल है, व्हेन टू वेरिएबल्स आर को रिलेटेड वेरिएशन इन वन, जब दो वेरिएबल को रिलेटेड होते हैं तो ऑब्वियसली अगर दो के दरमियान रिलेशनशिप है और एक को हम चेंज कर दें तो ऑटोमेटिकली दूसरे में चेंज तो आएगा ना। तो इसका ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट वन, मे पॉसिबली कॉज वेरिएशन इन द अदर। जब दो वेरिएबल रिलेटेड हैं, एक में वेरिएशन करें तो उसकी बेस पे दूसरे में भी वेरिएशन आती है। ठीक है, इसके अलावा अगले, अच्छा यहाँ पे ज़हन में ये रखना है आपने, कोरिलेशन और कॉजेशन में फ़र्क होता है। दो चीज़ें को रिलेटेड हो सकती हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही हो। आई मीन एक दूसरे को कॉज कर रही हो। कोरिलेशन हो सकता है लेकिन कॉजेशन ज़रूरी नहीं है। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि गर्मियों में क्राइम रेट बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये हमें इससे पता चला कि दो वेरिएबल्स हैं, गर्मी के बढ़ने से क्राइम रेट में चेंज आ रहा है, मतलब इन दोनों वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप है, ये को रिलेटेड है। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि गर्मी बेसिकली इट्सेल्फ क्राइम्स को कॉज कर रही है, बल्कि कुछ और फैक्टर्स होते हैं। गर्मी में लोग घरों में बैठ जाते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं जाते, और जब बाहर नहीं निकलते हैं तो जो बाहर प्रॉपर्टी वगैरह होती है उसको आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। या अगर कोई बाहर बंदा गया है तो जब कोई बाहर निकलेगा ही नहीं, कोई और अकेला बंदा है, तो उसे रॉब करना आसान हो जाता है। तो ये कॉजेशन ना हुई, यहाँ पे को रिलेशन तो आ रहा है लेकिन कॉज कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो कि क्राइम को कॉज कर रहे हैं। अगला सवाल है, इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ रिसर्च
द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस टूवर्ड्स एक्सप्लेनिंग अ फिनोमिना इज़ टू, जब आप अर्ली स्टेजेस में होते हो रिसर्च की, तो जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है जिसके थ्रू आप प्रोग्रेस कर सकते हो टूवर्ड्स एक्सप्लेनिंग अ पर्टिकुलर फिनोमिना, उस वो ऑब्जर्वेशन है। अब ये बहुत अर्ली ये डी ऑप्शन है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा एक अर्ली स्टेज होती है रिसर्च में, जहाँ पे आप एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन पे फोकस कर रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशन बेसिकली वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है हमारी, और ये हाइपोथेसिस फॉर्मेशन में भी हमारी हेल्प कर रही होती है, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्कॉलरली समरी ऑफ अ बॉडी ऑफ रिसर्च ऑन सम टॉपिक इज़ कॉल्ड। एक समरी है, स्कॉलरली समरी है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम लिटरेचर रिव्यू का नाम देते हैं। लिटरेचर रिव्यू में हम प्रीवियस जितनी भी रिसर्चेस हो चुकी हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उन्हें हम समराइज़ करते हैं, और हम जो गैप्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, हम ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये मेटा एनालिसिस से थोड़ा डिफरेंट होता है लिटरेचर रिव्यू, क्योंकि मेटा एनालिसिस में हम जो ऑलरेडी रिसर्चेस हो चुकी हैं उनको स्टेटिस्टिकली कंबाइन करते हैं, लेकिन लिटरेचर रिव्यू एक डिस्क्रिप्टिव समरी होती है, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, एथिकल प्रिंसिपल स्टेटिंग मिनिमल हैजर्ड इज़। अच्छा, इसमें ये है कि वो प्रिंसिपल जो कि एथिकल ट्रीटमेंट को गवर्न कर रहा होता है, जब ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं तो उस टाइम पे जो एथिकल ट्रीटमेंट का जो प्रिंसिपल है वो ये स्टेट करता है कि जो हैज़र्ड्स हैं वो लाइक जो आपने एंटिसिपेट किए हुए होते हैं ऑलरेडी रिसर्च से पहले, वो डेली एक्टिविटीज़ में जो हैज़र्ड्स लोग एक्सपीरियंस करते हैं उनसे ज़्यादा उनकी इंटेंसिटी नहीं होनी चाहिए, लाइक मिनिमल हैज़र्ड होना चाहिए। समझ आ रही है? आप एक बंदा जो नॉर्मल लाइफ के जो उसके अफेयर्स हैं उनमें जितनी को उसे फेस करना पड़ते हैं हैज़र्ड, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए हैज़र्ड। इस प्रिंसिपल को हम मिनिमल रिस्क का प्रिंसिपल कहते हैं। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट वन हियर। और ये मिनिमल रिस्क का प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि रिसर्च जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें ऐसी सिचुएशन में नहीं उन्हें डालना चाहिए जिसमें हार्म उनकी एवरीडे लाइफ के रिस्क से ज़्यादा हो। और इसका पर्पस यही होता है कि ज़ाहिर है हम इंश्योर करना चाह रहे होते हैं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग को हम इंश्योर करना चाहते हैं। बाकी जो इसमें ऑप्शन है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, उसमें हम परमिशन लेते हैं, पहले एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हम उसमें हमारा इंटेंशन होती है उस रिसर्च की वो हम बताते हैं अपने पार्टिसिपेंट को, और उसके बाद हम उसे परमिशन लेते हैं। राइट टू प्राइवेसी का मतलब होता है कि हम ज़ाहिर है उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखते हैं, और इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट्स में का मतलब ये है कि हम उन्हें बताते हैं कि रिस्क कितना है, या फिर मकसद क्या है, या वो सारी चीज़ें उनके साथ हम शो कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, SR साइकोलॉजी इज़ एसोसिएटेड विद। SR जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की जहाँ पे भी बात आएगी, इट्स मीन कि ये बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट की बात हो रही है, ठीक है। SR साइकोलॉजी में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की आपस में रिलेशनशिप को देखा जाता है, और ये इसमें हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे मेन फोकस रखते हैं। बिहेवियर हम डिफरेंट तरीक़ों से लर्न करते हैं, लेकिन बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक बिहेवियर को हम कंडीशनिंग के थ्रू लर्न करते हैं। वो कंडीशनिंग जो है वो क्लासिकल भी हो सकती है, वो ऑपरेंट भी हो सकती है। और इसके जो की फिगर्स हैं वो वॉटसन है, स्किनर है, ठीक है, पैवलोव है, वो उसने भी ये दिया। लेकिन अभी अगर हम बात करें SR की, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की, तो उसमें वाटसन और स्किनर की बात होगी, क्योंकि पैवलोव की जो स्टडी है वो ज़्यादा उसमें लिंक हमने देखा था दो स्टिमुलस के दरमियान। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की स्टडी पैवलोव की नहीं थी। अगला सवाल है, परसेप्शन ऑफ मोशन एंड पार्ट होल रिलेशन स्टडीड बाय। किसने स्टडी किया था इस चीज़ को?
मोशन की जो परसेप्शन है गेस्टार्ट स्कूल ऑफ थॉट में हम इसे पार्ट होल के रिलेशनशिप को देखते हैं। वो इनकी फेमस लाइन द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। तो जो होलिस्टिक परसेप्शन है हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके जो फोकस एरियाज़ हैं उसमें हम मोशन परसेप्शन के बारे में देखते हैं, हम फिगर ग्राउंड के बारे में देखते हैं और साइज़ एंड शेप परसेप्शन के बारे में हम देखते हैं। लाइक जो जितने भी इसके लॉज हैं आप उनकी बात कर लें, उसमें हम प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, क्लोजर, ये डिफरेंट लॉज हैं जो कि गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी, सेंटर ऑफ फ्राइड थ्योरी इस फ्राइड की थ्योरी बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करती हैं? ये अनकॉन्शियसनेस पे फोकस करती है। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस में वो चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं। हमारी थॉट्स, हमारे वो एटीट्यूड, इम्पल्सिव्स, विशेस, मोटिवेशंस, वो सारी की सारी जिनके बारे में हम नहीं जानते होते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस में मौजूद होती है। और ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइंड कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस इन तीनों चीज़ों से मिल के बना हुआ होता है। अगला सवाल है रिलेटिंग बिहेवियर टू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इवेंट इज़, जब हम बिहेवियर को इलेक्ट्रिकल और केमिकल इवेंट के को मद्देनज़र रखते हुए स्टडी करते हैं तो ये कौन से स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक स्टडी हो रही होती है? ये बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक स्टडी हो रही होती है। अगर आप बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को डिटेल में देखें तो इसमें हम ब्रेन एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को स्टडी करते हैं, हार्मोन्स वगैरह को स्टडी करते हैं। तो ये बेसिकली बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सब्जेक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी इस, जो ऐसा पर्सपेक्टिव साइकोलॉजी में जो कि सब्जेक्टिविस्ट है वो कौन से वाला है इनमें से? ये ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन हेयर इज़ मोस्ट लाइक कॉग्निटिव वन। जो सब्जेक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है कॉग्निटिव वो पर्सपेक्टिव के साथ। ये हमारे इंटरनल मेंटल एक्सपीरियंसेस पे एम्फसाइज करता है और ये बिल्कुल कॉग्निटिव साइकोलॉजी जैसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2009 के MCQs एंड होते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसका ही पेपर 2 पहले देखेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह मूव ऑन करेंगे जो सब्जेक्टिव पार्ट है उस पर। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम।